आज हम 11th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से हुई, अर्थशास्त्र के बारे में क्या अध्ययन किया जाता है, इनकी विषय सामग्री क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में गहरा मतभेद रहा है। अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर अब तक पाश्चात्य विचारकों द्वारा इस विज्ञान की इतनी अधिक परिभाषाएं दी गई कि उनमें से किसी एक उचित परिभाषा का चुनाव करना कठिन हो गया है। किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उस विषय की प्रकृति, विषय वस्तु की जानकारी हो जाती है। प्रारंभ से लेकर अभी तक अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद पाया जाता है। अर्थशास्त्रियों के बीच में अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर विवाद होने लगता है। इतनी अधिक परिभाषा देने के बावजूद भी एक सर्वमान्य परिभाषा स्पष्ट नहीं हो सका। अर्थशास्त्र की इतनी अधिक परिभाषा दिए जाने के कारण ही प्रोफेसर टिन्स ने ठीक ही लिखा है कि अर्थशास्त्र अपनी परिभाषाओं के जाल में फंस गया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। इसी को लेकर श्रीमती बारबरा बुटन का कहना भी है कि जहाँ कहीं भी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं वहाँ 7 मत हुआ करते हैं। यहाँ पे 7 मत से तात्पर्य, अगर 6 अर्थशास्त्री मिलकर कोई परिभाषा देते हैं तो परिभाषा 6 की बजाय एक अतिरिक्त परिभाषा निकल आता है, जिसका सातवां परिभाषा बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग मिलजुल कर एक नई परिभाषा देने लगते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी वाद विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अर्थशास्त्र की उपलब्ध सभी परिभाषाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर लिया जाए। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्नांकित विचारकों की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। पहला, धन संबंधी परिभाषा। दूसरा, कल्याण संबंधी परिभाषा। तीसरा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। चौथा, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। और 5वां, विकास संबंधी परिभाषा। आइए पहले अध्ययन करते हैं धन संबंधी परिभाषा के बारे में। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया गया है। इस समूह में एडम स्मिथ, जेबी से, वाकर आदि अर्थशास्त्रियों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन एडम स्मिथ, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता समझे जाते हैं, इनके द्वारा सन 1776 में लिखित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज के प्रकाशन से ही अर्थशास्त्र का स्पष्ट स्वरूप आने लगा। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बतलाया। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। इसी क्रम में दूसरा परिभाषा जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, अर्थात धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वाकर के शब्दों में अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इस प्रकार से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो भी अपनी परिभाषा अर्थशास्त्र के संबंध में दी है
उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित शास्त्र है, अर्थात धन से संबंधित की जाने वाली क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है और दूसरी बातों को अर्थशास्त्र में महत्वहीन कर दिया गया है। यहाँ धन से तात्पर्य मुद्रा से लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में धन शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन परिभाषाओं का केंद्र बिंदु सिर्फ धन ही है और धन के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता। इसके बाद आते हैं धन संबंधी परिभाषा की विशेषताओं में पहला आता है धन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। इसके अनुसार अर्थशास्त्र में सिर्फ उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाएगा जिनका संबंध धन से होता है और जिस मानवीय पहलू में धन का कोई महत्व नहीं लिया गया। जिस शास्त्र में जिस क्रिया से धन का कोई महत्व नहीं है उसे अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन राज्य के संबंध में किया जाता है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को धन प्राप्ति के साधन के बारे में अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्थशास्त्र में सिर्फ धन के अलावा दूसरी मतों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया जाता। इसका तात्पर्य धन का अध्ययन राज्य के संबंध में, अर्थात राज्य को धन प्राप्ति के साधन और उसके उपयोग के बारे में अधिक से अधिक ध्यान देने की बात कहा गया है। इसी में तीसरा है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री धन है। यह मनुष्य को गौण स्थान प्रदान करता है, अर्थात अर्थशास्त्र में सिर्फ धन को ही इतना महत्व दिया गया, मनुष्य को दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। इसका तात्पर्य यह होता है कि धन इतना महत्वपूर्ण माना गया कि लोग धन के पीछे भागने लगे और मनुष्य को दूसरा स्थान अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पे ला दिया है। चौथा, इन परिभाषाओं के अनुसार मानवीय सुखों का आधार धन है। इसका अर्थ यह लगाते हैं कि मानवीय सुखों का आधार धन, अर्थात हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त करना रहता है हम धन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। हमें जो सुख की प्राप्ति होती है वह धन से ही प्राप्त होता है। धन है तो हमारे पास सब कुछ है, धन नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन में ही हमें सम्मान मिलता है और धन नहीं है तो हमें लोग दूसरे नज़र से देखा करते हैं। यानी पुराने अर्थशास्त्रियों ने धन को इतना महत्व दिया कि लोग सिर्फ धन और धन के अलावा कुछ ही न मानने लगे। पांचवा, इन परिभाषाओं में एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई जो स्वहित की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना यानी मनुष्य के मन में यह बात लागू होता है कि वह सिर्फ धन को ही कमाने की लालच में अधिक से अधिक काम करता है। स्वहित की भावना, स्वहित से तात्पर्य अपने आप प्रेरित होकर काम करना। आर्थिक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना होता है। इसके बाद छठवें पॉइंट की ओर, इन परिभाषाओं के अनुसार व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय समृद्धि संभव है। व्यक्तिगत समृद्धि से तात्पर्य होता है कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो जाए तो हमारे धन को जोड़ते हुए राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास संभव हो सकता है। इसके बाद आते हैं धन संबंधी परिभाषा की आलोचना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहे जाने से इंग्लैंड के पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने अधिक धन कमाने के लालच में श्रमिक स्त्रियों एवं बच्चों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इससे देश में धन का उत्पादन तो बढ़ा, परंतु इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उस कालांतर के अर्थशास्त्री कार्लाइल, रस्किन, विलियम मॉरिस, चार्ल्स डिकेंस जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र की आलोचना प्रारंभ कर दी। इन लोगों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान, घृणित विज्ञान आदि कहकर निंदा करने लगे। इनकी प्रमुख आलोचनाओं में निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत पहला, धन पर आवश्यकता से अधिक बल देना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने
अपनी परिभाषाओं में धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है, जो कि परिभाषा का सबसे बड़ा दोष है। वास्तव में धन मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का साधन मात्र है। साध्य तो मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि करने वाला है। इसी अंतर्गत दूसरा पॉइंट, धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से लगाया था, जबकि अभौतिक सेवाओं को अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया गया। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा धन शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाना उचित नहीं माना गया। भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य जिस वस्तुओं से हमको सुख सुविधा प्राप्त होता है, उन्हीं को हम धन से मापते हैं, और जिन्हें अभौतिक सेवाओं जिन्हें धन से नहीं मापा जाता, जिस प्रकार से डॉक्टर की सेवा, नर्स की सेवा, एक शिक्षक की सेवा, हमें भी तो हम पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसका तात्पर्य उस समय के अर्थशास्त्रियों ने हमारी सेवाओं को नज़रअंदाज कर दिया। तीसरा, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो हमेशा स्वार्थ एवं धन कमाने की भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। उस पर दया, प्रेम, करुणा आदि नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि व्यवहारिक जगत में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी प्रेमवश या किसी की दया के प्रति या सहानुभूति के कारण अथवा राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य भावना आदि कारणों से ही लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं या मदद करते हैं। उनके पीछे उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, बल्कि सामाजिक कल्याण उनका मूल उद्देश्य होता है। चौथा, अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र। इसका तात्पर्य यह है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने जो धन संबंधी परिभाषा दिया गया था, उन्होंने धन का अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित कर दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्रियों ने धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया है। उन्होंने अभौतिक सेवाओं जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक की सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया। उपर्युक्त आलोचनाओं के कारण ही 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषाओं का परित्याग कर दिया गया। इसके बाद शेष अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा।